रामपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक धनवान व्यापारी रहा करता था। उसके पत्नी का नाम था शीला और उसके बेटी का नाम था प्रिया। प्रिया दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही स्वभाव से अच्छी थी। प्रिया के सहेली का नाम था सुहानी। सुहानी माली की बेटी थी। वो बहुत ही मेहनती लड़की थी। दिन भर दोनों सहेलियां एक साथ ही वक्त बिताया करती थी, एक साथ खेला करती थी। एक दिन सुहानी की तबीयत अचानक से खराब होने के कारण वो स्कूल में नहीं गई। इसीलिए प्रिया भी स्कूल में नहीं जाना चाहती थी। प्रिया मन ही मन अपने माँ पिताजी से झूठ बोलने का सोचती है। वह झूठ मूठ का पेट दर्द का नाटक करने लगती है। प्रिया अपनी माँ शीला से, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? पेट में ऐसे अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? चलो तुम्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ। नहीं माँ, मुझे स्कूल में जाना है। अस्पताल में बाद में जाएंगे। आज तुम स्कूल में मत जाओ, घर पर ही थोड़ा आराम कर लो। ठीक है माँ। प्रिया तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप और दवाई लेकर आती हूँ। जी माँ। ऐसा कहकर शीला प्रिया के लिए सूप लेने चली जाती है। तभी प्रिया अपने आप से, मैंने आज मेरी माँ से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, मगर इस झूठ से मुझे कितनी खुशी मिली है। मुझे आज पूरा दिन आराम करने को मिला, ऊपर से पढ़ाई का टेंशन भी नहीं। ऐसा सोचकर प्रिया पूरा दिन आराम करती है। उस दिन से प्रिया को जैसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई। वो हमेशा झूठ बोला करती थी। उसके झूठ के कारण बहुत लोगों को तकलीफ हुआ करती थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन प्रिया गार्डन में घूम रही थी, तभी उसका पैर कीचड़ में चला गया। तो प्रिया माली से, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ कीचड़ जमा हुआ है, पहले इसे साफ करो। तुम तो कुछ काम के ही नहीं हो। ऐसा कहकर प्रिया गुस्से से अपने पिताजी के पास चली जाती है और सुंदर से, पिताजी देखिए तो, इस माली ने गार्डन में कितनी गंदगी फैला कर रखी है। बेटी, माली चाचा हमारे बहुत पुराने और बहुत वफादार है। उनके वजह से ही तो हमारी बाग इतनी अच्छी रहती है। ये आज से यहाँ काम नहीं करेंगे, इन्हें निकाल दीजिए पिताजी। प्रिया की बातें सुनकर सुंदर बहुत दुखी होता है, क्योंकि माली उनके बहुत पुराने और वफादार नौकर थे। तभी सुंदर माली से, माली चाचा, आज से आप हमारे खेतों का काम देख लीजिए, बाग का काम कोई और देख लेगा। जैसा आप कहे मालिक। ऐसा कहकर माली वहां से चला जाता है। प्रिया उसके स्वभाव के विपरीत ही वर्तन किया करती थी। जैसे जैसे प्रिया बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसकी झूठ बोलने की आदत भी बढ़ती गई। उसे हमेशा से लगता था कि वो झूठ बोलने के कारण ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। एक दिन सुंदर को प्रिया हमेशा दूसरों से झूठ बोलती है, ये बात पता चलती है। ये सुन सुंदर और शीला बहुत दुखी हो जाते हैं। सुंदर शीला से, शीला, प्रिया ऐसे ही हमेशा झूठ बोलती रही तो उसका क्या होगा? ये इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल पाएगी? जी, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। शीला, मुझे लगता है हमें प्रिया को थोड़ा समय देना चाहिए। क्या पता इस थोड़े समय में उसके स्वभाव में बदलाव आ जाए। हाँ, ये आपका अच्छा विचार है, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर शीला और सुंदर प्रिया को थोड़ा समय देने का सोचते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है, मगर प्रिया के स्वभाव में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता। ये देख सुंदर चिंतित रहने लगता है। तभी वो एक फैसला लेता है और अपने खास आदमियों को बुलाकर उनसे, मेरे साथियों, मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, ये सब आप जानते हैं, और मुझे अब ये संभालने के लिए कोई नौजवान चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि वो नौजवान आप में से ही हो। सेठ जी, आपका इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए आपकी बेटी तो है ना? वो तो है ही, मगर हमारी बेटी की तो हमें शादी भी करनी है। जो कोई काबिल इंसान होगा वो इस संपत्ति का समान हिस्सेदार होगा, और उसी से हमारी बेटी शादी करेगी। मगर सेठ जी, आपका दामाद होने के लिए लड़के में क्या गुण होने चाहिए? लड़का नेक दिल और ईमानदार होना चाहिए, और वो सच्चाई की राह पर भी चलने वाला चाहिए। जब भी मुझे कोई ऐसा लड़का लगा, मैं उसी से मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा। सुंदर की सारी बातें सुनकर लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी उनमें से 5 नौजवान सामने आ जाते हैं और वो 5 नौजवान सुंदर से, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आपको अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है, आपकी सच्चाई और ईमानदारी ही आपको आगे लेकर जाएगी। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद
वो पांचों नौजवानों को बुलवाता है और सबका काम देखकर उनमें से शिवा को रुकने के लिए कहता है। तभी सुंदर शिवा से, शिवा, मैं तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने वाला हूँ। कौन सी जिम्मेदारी सेठ जी? शिवा, मेरी बेटी प्रिया बहुत ही अच्छी और साफ दिल की है, मगर उसे बचपन से ही झूठ बोलने की आदत है। अगर तुम उसकी ये आदत छुड़ा सके तो मैं तुरंत तुम्हारी शादी प्रिया से कर दूंगा। सेठ जी, मैं प्रिया की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ा पाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवा, ये कार्य तुम एक चुनौती समझ कर ले लो। सेठ जी, मुझे सोचने के लिए एक दिन का वक्त दीजिए। ठीक है शिवा, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। धन्यवाद सेठ जी। शिवा पैसों से गरीब था, लेकिन बहुत ही ज्यादा होशियार था। उसकी होशियारी और सूझबूझ की वजह से ही उसे एक बड़ा स्थान मिला था। सेठ जी की सारी बातें सोचते सोचते शिवा घर की ओर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। शिवा बाबा के पास जाकर, प्रणाम बाबा। कल्याण भववत्स, तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो, कोई समस्या है? बाबा, मैं यहाँ एक बड़े सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। उन्होंने लोगों की काबिलियत पर ही उन्हें काम दिया है और अब सेठ जी चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन उनको लड़का सच्चाई की राह पर चलने वाला चाहिए। तो फिर समस्या क्या है वत्स? बाबा, सेठ जी की लड़की बचपन से ही झूठ बोलती है और उसकी ये आदत जो नौजवान छुड़वाएगा उससे ही सेठ जी अपनी लड़की की शादी करवा देंगे। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके मंत्र का पठन करते हैं और थोड़ी ही देर बाद आंख खुलते हैं। वो शिवा से, शिवा, ये लो, ये सच्चाई के झरने का जल है। ये जल बहुत ही अद्भुत है। ये जल तुम सेठ जी की लड़की को पिलाओ, वो आजीवन कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। धन्यवाद बाबा। साधु बाबा शिवा के हाथों में कमंडलू रख देते हैं। शिवा साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन शिवा सुंदर सेठ जी के यहाँ जाता है और सेठ जी से, सेठ जी, मुझे प्रिया से बात करनी है। ठीक है शिवा, तुम जाओ और प्रिया से मिलकर आओ। प्रिया अपने कमरे में बैठी होती है। तभी शिवा उसके पास जाकर, प्रिया जी नमस्ते, मैं शिवा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। आपके पिताजी ने मुझे बताया कि आप हमेशा झूठ बोलती है, क्या ये सच है? नहीं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। प्रिया जी, आप तो अभी भी झूठ बोल रही है। एक झूठ छुपाने के लिए इंसान को बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। शिवा प्रिया को सच्चाई के झरने का जल देता है और उनसे, अच्छा प्रिया जी, अगर मैंने दिया हुआ जल अगर आपने पी लिया तो आप आजीवन झूठ नहीं बोल सकती। ऐसा कभी होता है क्या? यह सब झूठ होता है। नहीं, ये बिल्कुल सच है, आप इसे पीकर देखिए। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर प्रिया सच्चाई के झरने का जल पी लेती है और शिवा से, देखो कुछ हुआ है क्या? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। शिवा प्रिया की बातें सुन अचरज में पड़ जाता है और प्रिया से, आपने बचपन में कब कब झूठ बोला है? हाँ, मैं हमेशा झूठ बोलती थी, मगर आज से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। ऐसा कहते ही शिवा बहुत खुश हो जाता है और सेठ जी से आकर, सेठ जी, आज से प्रिया जिंदगी भर कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। अरे ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी तुमसे बात करने के बाद झूठ नहीं बोलेगी? शिवा सुंदर जी को सारी सच्चाई बताता है। यह सुन सुंदर को बड़ा ही आश्चर्य हो जाता है। वो बहुत खुश होता है। तभी सुंदर शिवा से, सच में शिवा, तुमने बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया है, मैं बहुत खुश हूँ। और सुंदर शिवा को गले लगा लेता है और उसका दिल से धन्यवाद भी देता है। कुछ ही दिनों बाद सुंदर अपने कहे अनुसार शिवा और प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से कर देता है। सुंदर अपना सारा कारोबार शिवा को सौंप देता है और प्रिया भी उसकी उसमें मदद कर देती है। दोनों भी तरक्की करते हैं। जब से प्रिया ने सच्चाई का जल पिया, तब से वो कभी भी झूठ नहीं बोल पाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ हमेशा 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है। हमेशा सच ही बोलना चाहिए। विजापुर नाम के गांव में सुधा नाम की औरत रहा करती थी। उसको 2 बेटे थे, आनंद और सुमित। सुधा बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। घर में हमेशा उसी की चला करती थी। अगर घर में कोई उसकी बात टालता तो सुधा काली का रूप धारण कर लेती थी। कुछ दिनों बाद आनंद ने सिया नाम की लड़की से शादी कर ली। वो गरीब घर की होने के कारण
अपने साथ कोई भी दहेज नहीं लेकर आई थी, इसीलिए सुधा ने उसे बिन तनख्वाह के नौकरानी बना लिया था। सुधा सिया से घर के सारे काम करवाती थी, उसे ठीक से खाना भी नहीं खाने देती थी। एक दिन सिया खाना खा रही थी, तभी सुधा वहाँ आकर, बहू, चुपके से खाना खा रही हो? नहीं माँ जी, जो भी बनाया है उसमें से ही मैं खाना खा रही हूँ। अरे तुम मायके से लाई क्या हो कि यहाँ हम तुम्हें दावत दें? हाँ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। हाँ, बहू कम नौकरानी हो तुम, समझी? ऐसा कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। तभी सुधा को सुमित दिखाई देता है। सुधा सुमित से, बेटे सुमित, तुम तो ऐसी कलमुही को घर मत लाना। मैं तुम्हारी शादी एक अमीर लड़की से कर दूंगी, ठीक है ना? अरे माँ, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझे मत बताओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। यह सब बातें सिया सुन लेती है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। फिर भी सिया चुपचाप से काम किया करती थी। सुधा के कहे अनुसार सुमित की शादी धनवान सेठ की लड़की प्रिया से कर दी गई। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उस शादी में कपड़े, गहने, घर की वस्तुएं तथा सोने भी दहेज में मिला था। प्रिया घर में आकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी सासू माँ से, हमारे घर में नौकर नहीं है क्या? मुझे तो कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा। बहू, इस घर में हम दोनों ही काम करती है, नौकर मैंने ही नहीं रखा। मुझे मेरे काम करने के लिए 2 नौकर चाहिए सासू माँ। तुम्हें नौकर क्यों चाहिए बहू? तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लेना, हम तुम्हें ला कर देंगे। फालतू नौकरों पे पैसे क्यों खर्च करना? मुझे सुबह उठते ही बेटी लगती है। सब कुछ मुझे मेरे कमरे में चाहिए, और मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं मंगवा लूँगी, नहीं तो आवाज़ दे दूँगी। मैंने कौन सी भी चीज़ मांगी और वो 10 मिनट के पहले मेरे पास नहीं आई तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लिया करो बहू, हम दोनों तुम्हें सब कुछ ला कर देंगे। ठीक है माँ जी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ बहू, तुम जाओ, आराम करो। ऐसा कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और ये सब सुन सुधा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुरंत ही अपने आप को संभालकर सुधा सिया से, देखा, इसे कहते हैं रईसी, और तुम हो कलमुही जो हमेशा मुंह उठाकर चली आती हो। प्रिया ने जो भी बताया है सब याद रखना, और उसने जो भी मांगा वो देना। अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो देख लेना। जी माँ जी। ऐसा कहकर सिया वहाँ से चली जाती है और अपने काम करके सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही प्रिया आवाज देती है, अरे सासू माँ, कॉफी लाओ जल्दी। प्रिया की आवाज सुनकर सिया जल्दी से कॉफी बनाकर उसके कमरे में लेकर जाती है। प्रिया की सेवा करने में ही सिया का पूरा दिन निकल गया और घर का काम जैसे के तैसे ही रह गया। अब सारा काम पड़ा देख सुधा मन में, आज इस सिया की बच्ची को तो मैं कुछ काम भी नहीं बोल सकती। वो आज पूरा दिन छोटी बहू के काम कर रही है। चलो, मैं ही घर के काम कर लेती हूँ। सुधा ने उस दिन सारे काम खुद ही कर लिए। झाड़ू, पोछा, बर्तन, सभी काम उसने अकेले ही कर लिए। काम करने की आदत न रहने के कारण उसके हाथों और पैरों में दर्द होने लगा था। सुधा थकने की वजह से सोफे पर बैठकर आंखें बंद करने लगी। तभी छोटी बहू प्रिया अपने हाथों में पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आती है और वहां आकर सुधा से, माँ जी, मैं क्लब में किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ और मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, बाय। ऐसा कहकर प्रिया क्लब में चली गई। यह सिलसिला हर रोज का होने लगा। सिया दिन भर प्रिया की सेवा करते करते थक जाती थी और सुधा वो घर के काम करते करते थक जाया करती थी, और प्रिया वो अपने सहेलियों के साथ हर रोज किटी पार्टी करने चली जाया करती थी। घर के काम करके अब सुधा बहुत थक गई थी, और तो और उसमें प्रिया हर रोज पैसे किटी पार्टी में खर्च किया करती थी। ये देख सुधा अपने बेटे सुमित से, सुमित, जरा इधर तो आना। हाँ माँ, तुमने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, आओ, यहाँ बैठो। क्या बात है माँ? अरे बेटा, प्रिया हर रोज किटी पार्टी में जाकर पैसे खर्च करती है। मैं और सिया काम करके थक जाते हैं। तुम ही प्रिया को कुछ समझाओ ना। माँ, तुम्ही ने तो उसे सर पे चढ़ा के रखा था कि धनवान की लड़की है, उसने जो कुछ मांगा वो तुमने उससे दिया,
और तो और बेचारी भाभी को भी उसकी सेवा में लगा दिया। अगर मैंने उसे अभी कुछ कहा तो वो बोलेगी मैंने ढेर सारा दहेज देकर तुम्हें खरीदा है। मैं उसे कुछ नहीं कह सकता माँ, आप औरतें आपस में संभाल लो। ऐसा कहकर सुमित वहां से चला जाता है। यह सुन सुधा चुप हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधा का फोन कंटिन्यू बजने लगा। तभी सुधा ने फोन उठाकर हेलो। क्या आप घर में काम करती है? सुधा ने गुस्से से अपना फोन कट किया। तभी उसका फोन फिर से बजा। सुधा ने फोन उठाया। हेलो। आपको फिश करी बनानी आती है क्या? आप कौन हो? और मैं काम वाली नहीं हूँ, समझी? मुझे फेसबुक पर आपका नंबर दिखा, इसीलिए मैंने कॉल किया। तुम्हें किसने दिया मेरा नंबर? हाँ, प्रिया मैडम ने हमें ये नंबर दिया है। तुम फोन रखो, मैं किसी के यहाँ काम नहीं करती। तभी गुस्से में सुधा प्रिया से प्रिया, प्रिया, कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी, आपने आवाज दी? बहू, मेरे मोबाइल पर सुबह से अननोन नंबर से फोन आ रहे हैं। और काम करती हो क्या? फिश बनाती हो क्या? ऐसे कुछ वो औरतें बोल रही थी। मैंने उनसे पूछा तो तुमने ही मेरा नंबर दिया उन औरतों को, ऐसा वो बोल रही थी। अरे हाँ माँ जी, मैंने ही आपकी पोस्ट फेसबुक पर डाली थी। किसी को इतनी काम करने वाली अच्छी सास चाहिए तो कॉल करे, और लोगों ने आपके नंबर पर कॉल करके पूछा होगा, है ना माँ जी? वैसे भी मुझे क्लब के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने आपकी पोस्ट दे दी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझी? और मैं काम वाली नहीं हूँ। माँ जी, इस पोस्ट से हमें बहुत पैसे मिलेंगे, और जो भी कस्टमर हमें अच्छे पैसे देंगे उससे हमें डील फाइनल करनी है। बहू, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? अपनी सास को बेचोगी क्या? अरे माँ जी, मैं हस्बैंड फॉर सेल भी लगाने वाली हूँ। जो भी अच्छी डील होगी उसका हमें ही तो फायदा मिलेगा, और आप जैसी दयालु सास किसी को कहाँ मिलेगी। मैं कहीं नहीं जा रही, और तुम तुम्हारा देखो और मैं मेरा देखती हूँ, समझी? ऐसा कहकर सुधा रसोई घर में चली जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था। किचन में सिया वहाँ खाना पका रही थी। ये देख सुधा सिया से, सिया बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हमेशा तुम्हें मैं तुम्हारी गरीबी की वजह से ताने मारते रही, और प्रिया बहू धनवान है, इसीलिए उसे हमेशा सर पे चढ़ा के रखा। वो कहती है कि वो अपने पति को और मुझे भी बेचेगी। मैंने तुम्हें जो सताया उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटी। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है माँ जी। बहू, तुम्हारा मन कितना अच्छा है, तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। हाँ माँ जी। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है, और प्रिया अपनी सास से, माँ जी, आप में बदलाव है, इसलिए तो हम सबने मिलकर ये नाटक किया। आप हमेशा दीदी गरीब घर की लड़की है ऐसा कहकर उनका अपमान करती रही है। ये सुन दीदी बहुत दुखी हुआ करती थी। आपको इसका एहसास हो इसीलिए हमने ऐसा किया। वास्तव में मैं हर रोज़ किटी पार्टी के लिए नहीं जाती थी, मैं काम करने हर रोज़ ऑफिस जाया करती थी। आज से मैं अपनी बहुओं को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी। यहाँ आओ बहू। ऐसा कहकर दोनों बहुएं सुधा के गले लग जाती है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। बहुत समय की बात है। एक दिन एक राजा शिकार करने के इरादे से अपने सिपाहियों के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। बहुत दूर जाने पर भी उन्हें दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रही थी। वे धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश करते गए। बस कुछ ही दूर जाने पर उन्हें कुछ डाकुओं की छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वो लोग उनके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा एक तोता बोलने लगा, एक राजा आ रहा है, उसको पकड़ो पकड़ो, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज जैसे ही डाकुओं ने सुनी, सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक दौड़कर भागने लगे और भागते भागते काफी दूर निकल गए। थोड़ी ही देर में उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और सब कुछ आराम करने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही वो सब पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, आओ राजा, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में हम आपका स्वागत करते हैं। आप अंदर आकर पानी पी लीजिए और आराम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा सोच में पड़ गया और विचार करने लगा। एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है?
राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में चले गए और साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गए और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा ने आराम से सारी बात सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह बन गया है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। मतलब जो जैसे वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख लोग भी बुद्धिमानों के साथ रहकर बुद्धिमान बन जाते हैं, और अगर बुद्धिमान भी मूर्खों के संगत में है तो उसके अंदर भी मूर्खता भर जाती है। देखा दोस्तों, इसीलिए हमें संगति हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए।